हेलो बच्चों, वेलकम टू सुपर बैच @10। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर के बारे में, जहां हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप जब फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे फिज़िक्स में, जब आपको कुछ स्कूल में पढ़ाया गया होगा या कहीं पढ़े होंगे, तो आप कुछ कॉन्सेप्ट्स जानते होंगे। जैसे आप वहाँ पर पढ़े थे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़े थे, चार्जेस के बारे में पढ़े होंगे, गॉस लॉ के बारे में पढ़े होंगे। ये सब कॉन्सेप्ट्स आप जानते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना चार्ज से रिलेट होता है ना, वैसे ही यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो कि रिलेट किए जाएंगे। जैसे पोटेंशियल एनर्जी हो गया, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को डिफ़ाइन किया जाता है। क्या होता है, कैसे होता है, इन चीज़ों को समझते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानने से पहले आपको कुछ टर्म्स के बारे में जानना होगा। जैसे होता क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले हम लोग वो जानेंगे। जब आप क्लास 10 में थे, जब आप कोई सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते थे, किसी मतलब बल्ब वगैरह लगा हुआ सर्किट बना हुआ है, ठीक है, आपको पोटेंशियल निकालने के लिए बोला जाता था। कैसे निकालते थे बताओ मेरे को। जैसे मान लीजिए ये बैटरी लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका 20 वोल्ट का है, ठीक। ये पॉइंट कोई मान लो ए है, ये पॉइंट क्या है बी है। तो आपके टीचर बोलते थे कि व्हाट इज़ अरे यार सॉरी, ये पॉइंट क्या है बी है। तो आपको बोला जाता था कि बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा। तो आप करते क्या थे, हायर पोटेंशियल क्या है तुम्हारा और लोअर पोटेंशियल, मतलब वी ए बी लिखते थे आप। इसका मतलब क्या होता था, वी ए माइनस वी बी लिखते थे, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिख रहा है मेरे को, 20 वोल्ट। दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हो या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हो, तो उसमें 2 पॉइंट्स की तो ज़रूरत है ही। बिना 2 पॉइंट्स के आप बात नहीं कर पाओगे। वैसे ही यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे समझा जाए वो देखिए। जैसे ये 2 पॉइंट्स लिए ना, एग्जैक्टली ऐसे ही 2 कोई पॉइंट्स लेंगे। मान लो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट को ये है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। बी को ना आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। जस्ट एक एजम्पशन है बेसिकली, हम लोग को समझने के लिए बस हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। बोला ये जाता है कि आप ना जो पॉइंट बी लिए हो, इस पॉइंट बी पे आप कोई भी चार्ज रख लो, एक ऐसा चार्ज रख लो कि मतलब वो जो चार्ज हो ना बहुत स्मॉल हो, छोटा चार्ज। और आप जानते हो कि फिज़िक्स में सबसे छोटा चार्ज कौन सा होता है, आपको पता होगा, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो आप जो यहाँ पर रखेंगे वो कौन सा चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज को रखोगे, ठीक है। वो भी टेस्ट चार्ज कैसा चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे। उसको डिनोट किससे करते हैं बताओ मेरे को, क्यू नॉट से। क्यू नॉट देखिए एक ऐसा टेस्ट चार्ज होता है, बेसिकली हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट्स के लिए ही यूज़ करते हैं, क्योंकि क्यू नॉट के पास कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं है। बहुत स्मॉल, इनफिनिटेसिमल, वेरी स्मॉल होता है, जिसके वजह से वो जो फील्ड है ना वो नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। ध्यान से देखोगे तो करना ये होता है कि टेस्ट चार्ज को आप प्लेस करके रखिए, और इस टेस्ट चार्ज को उठा कर लेकर आना है। वो भी कहाँ लेकर आना है, पॉइंट ए पर लेकर आना है। और कौन लेकर आएगा, वो आप लेकर आओगे। कैसे लेकर आओगे, आप लेकर के आना है, इसको धीरे धीरे लेकर के आना है। और वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो ये एक्सटर्नल एजेंट है कौन, ये वर्क करेगा कौन, ये वर्क जो करेंगे वो हम करेंगे। इसको लेकर आने में, बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लेकर आने पे जो वर्क डन लग रहा है, दैट इज़ व्हाट, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ध्यान से, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, वी ए माइनस वी बी। देखो जैसे ऊपर लिखे थे ना वी ए माइनस वी बी, बट उस ऊपर फ़र्क क्या था,
हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यहाँ पर कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखोगे यहाँ पर कैसे डिफाइन किया जा रहा है। जहाँ पर आप चार्ज उठाकर लेकर आ रहे हो माइनस जहाँ से चार्ज लेकर आ रहे हो, कहने का मतलब ये हुआ जहाँ पर आप चार्ज पहुँचा रहे हो माइनस जहाँ से चार्ज लेकर आ रहे हो, इनका डिफरेंस ये होता है इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम क्यू नॉट से, कहाँ से, मतलब क्यू नॉट कहाँ से लेकर आ रहे हो, बी से लेकर आ रहे हो, बी से कहाँ लेकर आ रहे हो सर, ए पर लेकर आ रहे हैं, डिवाइड बाय दैट टेस्ट चार्ज, जिस चार्ज को लेकर आ रहे हो उसी को डिवाइड कर दोगे। तो अगर कोई अगर आपसे पूछे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट, क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि आप बी से ए पर लेकर आए हो, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए जो पोटेंशियल होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो किसी एक चार्ज के लिए डिफाइन हो सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो आगे पढ़ने वाले हैं ना, उसके लिए सिस्टम ऑफ चार्जेस डिफाइन करने ही पड़ेंगे। वो किसी एक चार्ज के वजह से नहीं होता है, उसके लिए तरह तरह के बहुत सारे चार्जेस की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आया? पहले हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तक पहुँचेंगे, डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते। तो याद रखना, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference between 2 points. So electric potential difference between 2 points is defined as the work done by an external agent per unit test charge in taking that charge from B to A, यही आपका हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? ध्यान से देखिए, यहाँ तक समझ में आया होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हो तो इस चार्ज को धीरे 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 लेकर आओगे, समझ में आए? एकदम धीरे धीरे लेकर आना है। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन स्पीड ऑफ क्यू नॉट। समझ में हम क्या बोल रहे हैं? एकदम आहिस्ता आहिस्ता लेकर के आना है, इसका मतलब ये हुआ। और याद रखना, पहला पॉइंट ये याद रखना कि चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल, चार्ज को बहुत छोटा लेना है। और दूसरा क्या है, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू नॉट। इन दोनों पॉइंट्स का खास ध्यान रखेंगे कि चार्ज को धीरे धीरे लेकर के आना है और चार्ज स्मॉल होना चाहिए और चार्ज का स्पीड या काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल इसका यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो अगर अभी आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, ध्यान से रखें। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का यूनिट कूलम। तो इसका जो एसआई यूनिट जूल पर कूलम हो जाएगा। और दूसरी बात, ये तो आपका एसआई यूनिट हो गया। आप मेरे को ये बताइए, ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? ध्यान से बताना, सोच कर बताओगे। याद रखना, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते थे जो प्रीवियस चैप्टर में था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। उसी के जैसा कोई एक पैरामीटर नया आया है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जहाँ पे उससे पहले, जानने से पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस याद रखना स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया मेरी बात? और एक बात ये जान लेना
कि ये जो आपका वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल एजेंट, जो वर्क डन हो रहा है ना, वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स या फोर्स के ऑपोजिट होता है। ये जो वर्क डन हो रहा है ना, वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स हो रहा है। जिस दिशा में फोर्स लगा रहे हो उसके ऑपोजिट में क्या करना है, वर्क एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। समझ में आया कि नहीं है? जिस दिशा में आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके दूसरे मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। याद रखिएगा। समझ में आया यहाँ तक समझ में आया होगा। जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए 1 है, तो दूसरा पॉइंट है मान लो 2, ठीक है। यहाँ Q0 चार्ज को रखा गया है। आपको इस चार्ज को उठा करके 1 पर लाना है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट तो होगा, आप तो वर्क करोगे इस पे लाने में, ठीक है। तो आप कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करोगे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स V1 माइनस V2। कैसे V1 माइनस V2? जहाँ पर आया है माइनस जहाँ से आया है, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग और इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम 2 to 1। तो 2 से 1 में लाने में। समझ में आया मेरी बात? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे डिफाइन होगा? ऐसे डिफाइन होगा। और याद रखना, वर्क डन जो होगा ऑलवेज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे फोर्स इस दिशा में लग रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स इस दिशा में लगेगा। समझ में आया मेरी बात? इस बात का बस ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो समझ गए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वो भी किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट और एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। मान लो पहली बात तो समझेंगे पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल एक बेसिकली अगर बात की जाए तो ताकत के बारे में बात करते हैं। ऐसे मान लीजिए आपका पोटेंशियल, अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हो तो आप कितना घंटा पढ़ रहे हो वो आपका पोटेंशियल है बेसिकली। समझे मेरी बात? जैसे आप 3 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो, 4 घंटा पढ़ रहे हो, तो वो आपका पोटेंशियल को डिनोट करता है। समझे मेरी बात? तो वैसे ही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे निकालना हो। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे निकालते तो हम लोग है, लेकिन किसी चीज़ को या तो हम लोग ज़ीरो मानते हैं। देखिए आपको पता है ना, 2 पॉइंट्स कंपल्शन है कि आप 2 पॉइंट्स लेना ही पड़ेगा। आप अपना पोटेंशियल किसी के रेस्पेक्ट में बताते हो कि हम उससे ज़्यादा तेज़ है या उससे कम तेज़ है, किसी को रेफरेंस लेकर के बताते हो। वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का निकाल रहे हो ना, तो ऐसे ही किसी एक पॉइंट पे नहीं निकल जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, दूसरा पॉइंट जो सामने वाला पॉइंट है उसको ज़ीरो लेना पड़ता है। कैसे बोलते हैं, किसी को अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए किसी को नीचा गिराना पड़ता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी वैसे ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे निकालने के लिए डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते आप, तो सामने वाले को क्या करेंगे, ज़ीरो, उसको निपटा ही देंगे। समझ में आया कि नहीं? तो जैसे भी हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे बात करने के लिए कुछ एजम्पशन लेना पड़ता है। बिना एजम्पशन का आप डिफाइन नहीं कर पाओगे किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल। एज्यूम ये करना पड़ता है कि इनफाइनाइट पे रखा हुआ पोटेंशियल जो है ना वो ज़ीरो लेना पड़ता है आपको। ये मत सोचना कि हम ये एज्यूम किए, सभी एज्यूम करते, जितने भी बुक्स आप देखो उठा करके वहाँ पर एजम्पशन आपको V एट इन्फिनिटी ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि आप किसी एक पॉइंट पे या किसी एक बंदे का आप पोटेंशियल नहीं बता सकते। हम सिर्फ किसी के साथ कंपैरिजन करके हम ये बता सकते हैं कि वो इतना तेज़ है या वो ज़्यादा नहीं पढ़ता या कमज़ोर है। वो किसी के कंपैरिजन में होता है। किसी एक पॉइंट पे या किसी एक बच्चा को देख करके हम ये नहीं बोल सकते कि वो कितना तेज़ है, क्योंकि सामने किसी के साथ तो कंपैरिजन होना चाहिए ना। यहाँ पर भी वैसे ही है। यहाँ पर क्या करना होता है कि जो दूर पे रखे हुए जो पॉइंट है ना, उस पर जो टेस्ट चार्ज रखे हो
वो पर्टिकुलर पॉइंट को ही आप इन्फिनिटी मान लो और उस पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग क्या किए थे, दो पॉइंट्स कंसिडर किए थे, ए किए थे और बी किए थे। इस बी पॉइंट पे हमने क्या रखा था, एक टेस्ट चार्ज रखा था क्यू नॉट। ये जो टेस्ट चार्ज था कौन सा था, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था। ये जो टेस्ट चार्ज था ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था कि नहीं। इस पॉइंट बी को इन्फिनिटी पे रख दो, काफ़ी दूर रख दो, समझ में आया मेरी बात। और उसके बाद आप अपना वर्क डन करिए, इस चार्ज को लेकर आइए इस पॉइंट ए पर, इस पॉइंट ए पर लेकर आओ। और ये वर्क कौन करेगा, हम करेंगे या फिर आप करोगे, एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। तो देखो कैसे डिफाइन किया जाएगा। जैसे नॉर्मली पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन किए थे, वी ए माइनस वी बी था इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए। बोले थे कि नहीं बोले थे। आप ध्यान रखो, v एट इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी पे कौन रखा है, b है ना, तो b को आप इन्फिनिटी रख लो, तो b टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो b को इन्फिनिटी रखोगे क्या होगा, देखो यहाँ पर v a माइनस v इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू a डिवाइड बाय क्यू नॉट। और नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा बताओ, वी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वापस आ जाएगा क्योंकि वी एट इन्फिनिटी तो ज़ीरो लिए थे। तो देखो यहाँ पर क्या ये निकल गया, किसी एक पॉइंट पे क्या पोटेंशियल निकाल लिए ना, हाँ निकाल लिए। बट याद रखना ये 100% करेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम इसको किसी पॉइंट पे पोटेंशियल जब निकालते हैं तो कुछ चीज़ को एज्यूम करना पड़ता है। वो एजम्पशन यही था कि किसी पॉइंट को अगर आप दूर रखे हो, उसको इन्फिनिटी मान लो, और उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो किसी को ज़ीरो बनाए हो तब जाकर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकला है। क्या बात समझ में आया। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट is defined as the work done by an external agent per unit test charge in bringing the charge from infinity to a। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे निकालोगे आपको एजम्पशन यही करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आया, यहाँ तक तो बात समझ में आया आपको। उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर जो आप वर्क डन ले रहे हो ना, कौन सा ले रहे हो, एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। कुछ बच्चे कौन सा वर्क डन ले लेते पता है, इलेक्ट्रिक फोर्स वाला, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन ले लेते हैं। वो नहीं लेना है, एक्सटर्नल एजेंट वाला वर्क डन लेना है। समझे मेरी बात। कौन सा, एफ एक्सटर्नल लेना है। आपको कौन सा नहीं लेना है, तो वर्क डन बाय जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो नहीं लेना है। कौन सा वर्क डन लेना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ध्यान रखना यहाँ पर जो ये वर्क डन होता है ना, ये जो वर्क डन होता है क्या वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, द आंसर इज नो। तो वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए दो पॉइंट है, ये ए है ये बी है, आप सीधा चले गए चलो ठीक है, आप ऐसे चले गए, जैसे भी जाओ, ये 1 है ये 2 है ये मान लो 3 है, 3 अलग अलग पाथ है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो वर्क डन बाय 1 इज इक्वल टू वर्क डन बाय 2 इज इक्वल टू वर्क डन बाय 3, तीनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबल क्यों होता है, आपको पता है ना कि जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। क्योंकि
अगर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये सब डिफाइन नहीं होता। समझ में आया मेरी बात? तो फोर्स का कंजर्वेटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता तो क्या होता, डिफाइन ही नहीं होता। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? ये आपका बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, चलिए फिर से एक बार इसको बस रिकैप कर लेते हैं क्या बताए थे अभी आपको। आपको जो वर्क डन लेना है एक्सटर्नल एजेंट का, वर्क डन जो लेना है एक्सटर्नल एजेंट का, एक चीज़ ध्यान रखना, पहले भी लिखा चुके, दिस इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। मान लीजिए फोर्स इस दिशा में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर इस दिशा में है तो आपको जो फोर्स लेना है F एक्सटर्नल, ये इस दिशा में लेना होगा। क्या बात समझ में आया? कोई दो पॉइंट है, मान लो A है, ये B है, इस रास्ते या इस रास्ते जो भी गया होगा, एक है, ये दो है, ये तीन है। तो वर्क किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो वर्क डन बाई 1 इज इक्वल टू वर्क डन बाई 2 इज इक्वल टू वर्क डन बाई 3। एक चीज़ आप जानते होंगे, अगर मान लीजिए वर्क डन फ्रॉम A टू B, A से B गया फिर B से A आ गया, तो क्या कोई वर्क डन होगा? नहीं होगा, ये आप जानते होंगे। आप जानते हैं कि वर्क डन एक क्लोज्ड पाथ में कभी नहीं होता है ना? वर्क डन किसी क्लोज्ड, क्या होता है? ज़ीरो होता है। ये तो बात पता होगा आपको। और एक बात याद रखना, सेकंड पॉइंट इसका लिख देते हैं कि वर्क डन जो होगा या वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। थर्ड नंबर, आपको जो टेस्ट चार्ज कंसिडर करना है, जो टेस्ट चार्ज आप लिए हो, दैट टेस्ट चार्ज कौन सा लिए थे? Q0 लिए थे। वो भी कौन सा लिए थे? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिए थे। याद रखना, हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लेते हैं। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिए हुई, पॉजिटिव लिख दिया बस, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं वो कितना क्या होना चाहिए? बहुत स्मॉल होना चाहिए। पूछेगा क्यों? ताकि वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना बना पाए, ताकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना बना पाए। यहाँ तक पॉइंट्स को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। अभी ना हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे, ठीक है? यहाँ तक तो आप लिख लिए होंगे, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल electric potential due to a point electric potential due to a point at नहीं, चार्ज लिख दो, at point charge। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू के वजह से किसी एक पॉइंट पे हम क्या निकालने वाले हैं? कोई मान लो कोई चार्ज है किसी एक डिस्टेंस पे, किसी एक पॉइंट पे, इनके बीच की दूरी मान लो r है। इस पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। समझे बात को? ये क्या लिखा है? चार्ज है, कोई भी एक चार्ज को लेंगे आप किसी एक पॉइंट पे, r दूरी पे, इस पॉइंट पे क्या निकालोगे आप? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे। कैसे निकालेंगे मालूम है आपको? एक पॉइंट कंसिडर करेंगे यहाँ पर, मान लो PQ।
बी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले लो, और ये पॉइंट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है। यहाँ पर चार्ज कैसा लोगे सर, क्यू नॉट लेंगे, ये तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेना होगा। और इस पॉइंट बी से इस चार्ज क्यू नॉट को उठा कर लाएंगे, और लाने के बाद इस पॉइंट को उठा के पटक देंगे, ठीक है। और ये जो वर्क डन होगा, कौन करेगा वर्क, हम लोग करेंगे इस पर्टिकुलर क्यू नॉट को लाने में। धीरे धीरे वो भी कैसे लेकर आना है, इस टेस्ट चार्ज को जो आप लेकर के आओगे, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लेकर के आना है, ताकि इसका स्पीड चेंज ना हो, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे बताओ मेरे को, Vp माइनस क्या लिखोगे, Vb इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम, एक्चुअली में इन्फिनिटी से कहाँ से लेकर आ रहे हो, P पर लेकर आ रहे हो, डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। और आपको पता है ये वाला पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि आपका P कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी पे रखा गया है, और आपको पता है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो लेना पड़ता है, एजम्पशन है। तो आप किसी एक पॉइंट पे क्या निकाल पाओगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल पाओगे। तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, इन्फिनिटी से P तक, इन्फिनिटी से वर्क करते हुए कहाँ तक आए हो, P तक आए हो, चलो ठीक है। और ये जो वर्क डन है ना, ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। एक बात समझिएगा, अगर मान लो कि ये जो पॉइंट है इसके सामने कहीं पर इलेक्ट्रिक फोर्स लेते हैं, तो इन्फिनिटी से कहीं पर भी ले लो, इस यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, किसी भी जगह पर ले लो, इसके बाद ले लो, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स कंसिडर करोगे तो वो डिफाइन नहीं कर पाओगे। क्यों, आपको पता है कि इन्फिनिटी के सामने रखोगे तो अगर इन्फिनिटी माइनस कुछ भी करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, अगर इन्फिनिटी के पीछे रखोगे, मान लो यहाँ कहीं रखे, तो इन्फिनिटी में कोई चीज़ प्लस करोगे तो भी इन्फिनिटी आएगा। तो हम जो ये कॉन्सेप्ट हम लोग जो यूज़ करते हैं वो क्या है कि हम लोग इन्फिनिटी से P ना जा कर के हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, P से इन्फिनिटी जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपको हम एक बात बताए थे, अगर मान लीजिए आप किसी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाते हो, फिर उसी पॉइंट से वापस इनिशियल पॉइंट पे आ जाते हो, तो वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो होता है। समझ में आया? ऐसे मान लीजिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अगर P से इन्फिनिटी गया प्लस फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से कहाँ होगा, इन्फिनिटी से P आएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा मालूम है, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, मालूम है आपको। तो हम इन्फिनिटी से P ना जा कर के हम P से इन्फिनिटी जाएंगे, ठीक है। तो P से इन्फिनिटी जाओगे तो कैसे निकाल सकते हो, देखो ध्यान से, बाय एक्सटर्नल एजेंट P टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बताओ, ये उधर जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से P। तो आप जब एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम P टू इन्फिनिटी निकालोगे, जो भी आएगा उसमें नेगेटिव लगा दोगे तो क्या नहीं निकल जाएगा, सोच कर देखो, निकलेगा नहीं निकलेगा, एकदम निकल जाएगा। इस बात का बस ध्यान रखना, पहले नोट डाउन करिए फास्ट। और वैसे भी हम लोग एक चीज़ जानते थे, हम लोग क्या निकालते आए, देखो ध्यान से, हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू P निकालने बार बार निकाल चुके हैं ना हम लोग। ध्यान से देखो एक चीज़, अगर हमको ये निकालना है, मतलब ये वाला पार्ट, इस वाले नेगेटिव को अगर यहाँ भेज दे तो क्या नहीं निकल जाएगा, सोच कर देखो। अगर हमको ये निकालना हो तो जो भी आंसर मान लो ये आएगा तो उसमें नेगेटिव लगा दोगे तो नहीं आ जाएगा क्या, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू P इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। ये हम लोग इसीलिए बोल पाते हैं क्योंकि फोर्स कंजर्वेटिव होता है, फोर्स कंजर्वेटिव नहीं रहता तो हम नहीं बोल पाते। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स वो कंजर्वेटिव नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड होता है। समझ में आया मेरी बात? यहाँ तक आपका हो गया होगा। देखिए और शुरुआत करते हैं।
तो किसी चार्ज के वजह से किसी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो तो ध्यान रखना, किसी एक पॉइंट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, है ना, वहाँ से चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लेकर आते हो धीरे धीरे, याद रखना उसके काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। तो किसी पॉइंट पर निकालोगे तो डायरेक्टली हम किसी पॉइंट पर नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न मालूम होना चाहिए कि क्यों हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। क्यों ऐसा भाई, क्या ज़रूरत क्या पड़ा? अगर आप किसी इस पॉइंट के सामने कोई फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, अगर सामने लगे कहीं पर भी लगे, इन्फिनिटी से कोई भी चीज़ माइनस करोगे तो वो इन्फिनिटी ही देगा, या इन्फिनिटी से प्लस कुछ भी चीज़ करोगे तो वो आपको इन्फिनिटी ही देगा। तो हम फोर्स वहाँ डिफाइन नहीं कर पाएंगे, समझ में आया? तो अब हम करते क्या है कि इस चार्ज को उठा करके कहाँ रख दिए, इस पॉइंट पर रख दिए। किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर चार्ज को उठा कर रख दिए। ठीक है, बात को समझिएगा। अब जब ये चार्ज रखे हो तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, और इस चार्ज के बारे में हम कुछ नहीं बोले तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव होता तो माइनस क्यों लगा रहे होते हैं यहाँ पे? तो ये जो पॉजिटिव है इनके बीच में रिपल्शन होगा, तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा सर? इस डायरेक्शन में होगा। बोलो यस और नो? इसी डायरेक्शन में तो आपका फोर्स लगेगा ना, सोच कर देखो। आपका जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो तो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये चार्ज तो अपने आप भागता हुआ चला जा रहा है। देखो ये चार्ज, ये जो Q चार्ज है, तो इसके जो पास जो चार्ज होगा ये ज़्यादा होगा, ये तो बहुत कम टेस्ट चार्ज है, बहुत स्मॉल चार्ज होगा, तो ये तो इसको रिपल कर देगा, तो काफ़ी दूर चला जाएगा और ये आराम से इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। तो इसको हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि Q0 को अगर आप जाने दे दोगे तो ये अपने आप फट से भाग जाएगा। तो इससे फट से भाग जाएगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा, और हमको काइनेटिक एनर्जी चेंज होने नहीं देना है। इसलिए हम क्या करेंगे, एकदम इसी तरह का फोर्स हम इसके ऑपोजिट में लगाएंगे, जो कि कौन सा फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स। एकदम सेम, उसको बांध कर रखोगे, जाने दोगे, पकड़े रहोगे, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पार होने देंगे। समझ में आया मेरी बात? तो इनका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, दोनों का सेम होना चाहिए। लेकिन अगर आपको नेट फोर्स पूछे कि नेट फोर्स क्या, तो जीरो बोलेंगे, वो कट के मर जाना, सेम है ना मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो नेट फोर्स अगर हम आपसे पूछे कि नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स तो जीरो होगा। समझ में आया? नेट फोर्स जीरो होगा। F एक्सटर्नल जितना लगाए हो, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाए हो, उतना ही एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं बताओ? फोर्स कैसे डिफाइन किया जाता है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बाई कूलम्स लॉ पढ़े हो कि नहीं? तो यहाँ पर Q1 क्या है, कैपिटल Q, Q2 क्या है, स्मॉल Q0 बाई आर स्क्वायर। इनके बीच का दूरी कितना है, तो R है, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या बात समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ तक लिख लिए होंगे। चलिए कुछ सवाल करते हैं आपसे, बताइएगा आप, ठीक है? आप मेरे को बताइए, क्लास 11 में कुछ बच्चे होंगे जो जानते होंगे, है ना, क्लास 11 से 12 में आए हो, तो मेरे को एक बात बताइए, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? आज तक जो पढ़ते आए हैं, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू क्या होता है बताओ मेरे को, सही बोले तुम। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इनटू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर एक चीज़ ध्यान दोगे तो ये फॉर्मूला कहाँ वैलिड होता है? सर ये फॉर्मूला तो तभी वैलिड होता है जब फोर्स आपका कांस्टेंट होता है। क्या तो बात जानते थे सर? जब फोर्स कांस्टेंट होता था तो वर्क डन का फॉर्मूला ये होता था। बट सर क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? नहीं है सर, ये फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि ये तो आपके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब फोर्स क्या है, फोर्स यहाँ पर वेरिएबल है, फोर्स बदलता जा रहा है। समझ में आए? और वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क डन होता है हम उसको ऐसे नहीं निकालते हैं, नहीं सॉल्व कर पाओगे यहाँ पर। तो उसके लिए कैसे निकाला जाएगा बताओ मेरे को? वर्क डन कैसे निकाला जाएगा फ्रॉम P टू इन्फिनिटी? देखो ध्यान से, ये होता है इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, F इंटू डी आर। अब डी आर है कहाँ भाई? ये देखो डी आर, यहाँ पर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लो डी आर,
अगर ये r है तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप p से कहाँ जा रहे हो, इन्फिनिटी जा रहे हो, तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और बताओ मेरे को, ठीक है। और एक चीज़ बताना, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है। देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में dr हो रहा है, फोर्स इस दिशा में लग रहा है, तो इनके बीच का बनने वाला एंगल कितना है बताओ मेरे को, 180 डिग्री है कि नहीं, मुझे बताइए। वो उस दिशा में है, ये इस दिशा में है, तो बताओ इनके बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो F कहाँ से कहाँ तक, स्टार्टिंग कहाँ से किए थे सर, P से किए थे, कहाँ तक जाने वाले हैं, इन्फिनिटी तक जाने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन का लिमिट भी पुट कर दिए, P से लेकर इन्फिनिटी, F dr हो गया, और साथ में क्या आएगा, cos थीटा होता है, तो cos थीटा कितना, इनके बीच का एंगल, F और dr के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो, cos 180 क्या होता है बताओ, cos 180 तो -1 होता है, तो माइनस को बाहर रख दिया जाए। और पॉइंट P, मतलब पॉइंट P पर क्या है, पॉइंट P पे क्या रखे आप, R ही रखे हो। पॉइंट P पे क्या है, ये जो R है वो पॉइंट P पे तो है, और क्या है, ये R है, क्योंकि P या ये जो लेते हो ना, ये तो ओरिजिन होता है, रेफरेंस होता है ना बेसिकली। रेफरेंस से अगर इसको डिफरेंस करोगे, इस पॉइंट के डिस्टेंस निकालोगे तो R ही आएगा। तो R से कहाँ जाने वाले हो, इन्फिनिटी जाने वाले हैं। F इंटू क्या हो गया, dr। क्या बात यहाँ तक समझ में आया, नोट डाउन करिए, मिटाएंगे फास्ट। ये बात समझ में आया सर, ये कहाँ से आ गया, ये मालूम है कि नहीं मालूम है। देखिए एक बात आपको हम समझा देते हैं, अगर दो वेक्टर है, A वेक्टर और B वेक्टर, और इनके बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट है, तो कैसे लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, और इनके बीच का एंगल cos थीटा। सेम ध्यान रखो, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब आप उसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आप खुद से बताइए कैसे लिखा जाएगा। अगर आप लिखते हो F वेक्टर डॉट dr वेक्टर लिखते हो, कहाँ से, P से लेकर इन्फिनिटी, जो भी लिखते हो, ये R से इन्फिनिटी हो गया। ये दो वेक्टर कैसे लिखा जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ F, मतलब F लिख दिए, dr लिखे, और इनके बीच में बनने वाला एंगल कौन कितना होगा, तो 180 डिग्री, इसलिए ऐसा लिखा गया है। फिर इसको क्या है, माइनस ऑफ R से इन्फिनिटी F dr। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये माइनस ऑफ R से लेकर इन्फिनिटी F है कितना, ये देखो, यही तो है। F एक्सटर्नल देखो, सब तो दोनों फोर्स तो बराबर है ना, तो F एक्सटर्नल कितना दिया है, K है, Q है, Q0 बाई R स्क्वायर dr तो है वहाँ पर। तो ये खाली टर्म्स अंदर रहेगा, बाकी सब तो कांस्टेंट हो गया, तो बाहर चला गया, माइनस K कैपिटल Q स्मॉल Q0 इंटीग्रेशन R से लेकर इन्फाइनाइट dr बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। पहले यहाँ तक नोट डाउन करेंगे फास्ट, इसको मिटाते हैं, बाकी सब तो आप लिख लिए होंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे, इसीलिए फास्ट लिख लो आप, ठीक है। उसके बाद देखो, इसको आगे सॉल्व करें तो क्या हो गया, माइनस K हो गया, Q0, इस R स्क्वायर को ऊपर लेकर जाओगे तो -2 हो गया, dr R से लेकर इन्फाइनाइट, ये होगा माइनस K Q0। आप जानते हो जब भी R की पावर या X की पावर N के फॉर्म में आपको फॉर्मूला बताए थे ना, क्या होता है, पावर +1, जो ऊपर वही नीचे सेम करोगे। तो R के ऊपर क्या हो गया मुझे बताओ, स्क्वायर ब्रैकेट तो लगेगा क्योंकि आपका लिमिट्स दिया हुआ है, R से लेकर इन्फाइनाइट तक। देखो ध्यान से, -2 + 1 करोगे, नीचे भी करोगे -2 + 1। क्या बात समझ में आया आपको, ये कितना हो जाएगा, -K Q0, ध्यान से रखोगे। R के पावर कितना हो गया, -1 डिवाइड बाई -1, ठीक है। R से इन्फिनिटी देखो कितना है, -K Q0। R की पावर -1 मतलब क्या होता है, 1/R होता है ना। अगर आप चाहते हो कि इस माइनस को हटाए जो नीचे दिया है, तो जैसे ही आप माइनस को हटाओगे लिमिट्स बदल जाता है, ये भी ध्यान रखना। अगर मान लीजिए नीचे डिनोमिनेटर में कहीं पर माइनस और आपको हटाने का मन कर रहा है,
तो हटा देंगे, लेकिन वो हटाएंगे तो ये जो लिमिट है ना चेंज हो जाएगा, मतलब आर ऊपर चला जाएगा और इन्फिनिटी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? यहाँ तक करने के बाद ध्यान से देखिए, ये बात ध्यान रखना ना, कुछ कुछ चीज़ें नोट में रख लेना। कभी मान लो नेगेटिव नीचे है या कहीं आपको नेगेटिव हटाना है तो हटाना, उसको बाहर नहीं निकालोगे, समझ में आया कि नहीं आया? इस कमरे से बाहर नहीं निकालना है इसको अंदर ही रहने देना। और देखने का मन नहीं कर रहा है तो उसको हटाना है तो लिमिट्स को बदल दो, सीधा काम खत्म हो गया। तो ये क्या हो जाएगा -k हो गया, q हो गया, q0 हो गया। अब देखो अपर लिमिट पुट करेंगे तो r के जगह 1 तो r ही रहेगा, तो 1/r, और r माइनस होगा बीच में, और इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है -k q0 ये तो 1/r ही रहेगा, 1/∞ 0 होता है मालूम है, तो इससे आप माइनस करो कितना आएगा बताओ मेरे को, -k q0/r आया। पर ये कौन सा वर्क डन आया था मालूम है आपको? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम p से इन्फिनिटी जब लेकर गए तो ये आया। तब मेरे को ये बताओ कि ये एक्सटर्नल एजेंट नहीं था ना, खाली वर्क डन था तुम्हारा, सॉरी एक मिनट हो जाइए। वर्क डन फ्रॉम p से लेकर इन्फिनिटी तक आप ये सॉल्व किए, -k q0/r वही एक्सटर्नल एजेंट लगेगा फ्रॉम p टू इन्फिनिट, समझ जाइएगा। और उसके बाद आपको क्या निकालना था? वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, लिख लेना यहाँ पर, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फॉर और टेकिंग द चार्ज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर p तक। कितना होगा -w, p से इन्फिनिटी लिखे थे कि नहीं लिखे थे मेरे को ये बताओ। अरे लिखे थे ना, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू p क्या आ जाएगा माइनस ऑफ ये, तो माइनस ऑफ ये p से इन्फिनिटी कितना आया -k q0/r आया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व पॉज करके लिखते जाना, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से p, तो कितना आ जाएगा ये k q0/r, ये आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। बट हमको क्या निकालना था? पोटेंशियल निकालना था। किस पॉइंट पे निकालना था? p पॉइंट पे निकालना था। तो आप vp कैसे निकाले थे? वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू p डिवाइड बाई q0 होता था। तो आप बस वैल्यू को पुट कर लो, k q0/r q0 हो गया कि नहीं मुझे बताओ। ये तो सेम लिखोगे ना नीचे q0, तो q0 से q0 मर गया, तो vp कितना हो जाएगा बताओ, k q/r। यही आपको डिराइव करना था। क्या बात आपको समझ में आया है? ईच एंड एवरी स्टेप मैंने किया है, देखो ध्यान से, जहाँ जहाँ तक किया है पॉज कर लेना वीडियो को, फिर लिखना, फिर पॉज करना, फिर लिखना, समझते हुए चलिएगा तो आप समझ जाओ कैसे करना था। तो याद रखना, कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालना हो किसी चार्ज के वजह से, तो कैसे निकालना है? इनिशियली आपका क्या फेज़ होना है वो देखो। आप किसी पॉइंट को आप इन्फिनिटी पे रख लो और उस इन्फिनिटी पॉइंट पे आपको टेस्ट चार्ज लिख लोगे आप, वही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होना चाहिए। और इस टेस्ट चार्ज को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट P पर लेकर आओगे, ठीक है। ये करने के बाद आप फॉर्मूला तो लिख लिए, चलो वी नो दैट Vp माइनस जो भी आप लिख लिए। उसके बाद आप ये निकाले कि फोर्स कहाँ लग रहा है। तो इन्फिनिटी के आसपास अगर फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इन्फिनिटी के आसपास की फोर्स डिफाइन नहीं होती, आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। तो अब हम करना क्या पड़ा कि हम P से, अब हम रिवर्स प्रोसेस कर दिए, P से चले गए इन्फिनिटी, और कॉन्सेप्ट क्या लगा दिए, वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट लगा दिए, क्योंकि हमको पता है फोर्स अगर कंजर्वेटिव होगा तो वर्क डन इन राउंड ट्रिप या साइकिल में पता है क्या होता है, जीरो होता है। मतलब साइकिल मतलब A से B गए, B से A आ गए, तो वर्क डन जीरो हो गया। तो साइकिल में राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। ये बात आपको पता है। उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, हमको निकालना था वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू P निकालना था ना। हम
उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किए और P से इन्फिनिटी निकाल दिए। मतलब इस चार्ज को धीरे धीरे यहाँ पर लेकर आ गए और इस चार्ज को लाने के बाद आपने क्या किया, इस चार्ज के ऊपर इसके वजह से क्या हुआ, एक फोर्स लगा और इनके बीच में जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स है, याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, को फेंक देगा उधर। समझ में आया कि नहीं? वैसे भी इसके पास बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है तो इसको फेंक देगा वो, तो ये तो बहुत स्पीडली भाग जाएगा, तो इसको जाने नहीं देना है, इसको रोकना है। तो रोकेंगे कैसे? इसी के बराबर का फोर्स हम लोग लेंगे और एक उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स, जो कि इसको रोकेगा, धीरे धीरे जाने देंगे उसको। समझ में आया मेरी बात को? इसको रोकेगा, ये फोर्स उसको रोकेगा। तो अगर हम देखें तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। अगर हम नेट फोर्स पूछेंगे दोनों फोर्स आपस में कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये फोर्स जो है ना इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, याद रखिएगा। अगर हम नेट फोर्स पूछे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और जब भी फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, याद रखना उसका नेट फोर्स जीरो होता है। मेरी बात समझ में आया? समझ में आया मेरी बात? और याद रखना और एक चीज, फोर्स यहां पर कांस्टेंट नहीं है। हम जो आज तक वर्क डन निकाले हैं किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो ये था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ये हमको सिखा दिया जाता है, ले बेटा पढ़ लेकर, लेकिन ये नहीं बताया किसके लिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए। जब आपका फोर्स कांस्टेंट होगा तभी आप वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा यूज करेंगे। जब आपका फोर्स वेरिएबल होगा तो याद रखना हम वो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वर्क डन बाई एन वर्क डन जब हम निकालेंगे किसी भी वेरिएबल फोर्स के लिए तो हम इंटीग्रेट करते हैं। और वो इंटीग्रेट कैसे करते हैं, आपको देखिए इंटीग्रेट कैसे किया जाता है। आप इंटीग्रेशन के अंदर लेते क्या हो, एक्सटर्नल फोर्स लेते हो और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो होता ही है, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों वेक्टर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो कैसे निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो आप ना P से इन्फिनिटी जा रहे हो तो P से इन्फिनिटी के डायरेक्शन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेना ना dr। समझ में आया कि नहीं है? और तो फोर्स इसके ऑपोजिट लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट उधर है, फोर्स इधर लग रहा है, तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो कॉस के जगह में 180 डिग्री पुट करेंगे, कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होता है। समझ में आया मेरी बात? बस पुट करते जाइए, लिमिट पुट कर देना। हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, P से लेकर इन्फिनिटी तक। तो P पर क्या रखोगे, R रखोगे, क्योंकि आप जो Q रखे हो ना वो एक रेफरेंस है, तो हम उसको जीरो मान सकते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, R हो गया। तो इस पॉइंट पे क्या है तुम्हारा, R ही तो है। तो R से कहाँ चले गए, इन्फिनिटी चले गए। मेरी बात समझ में आया आपको? और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, बस इतना ही है। ध्यान से देखिए, नोट्स को अच्छे से लिखिए। आज के लिए बस यहीं तक, आगे जो क्वेश्चंस इसके ऊपर लिए जाएंगे वो देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। और अगर कोई नए बच्चे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।